हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है। सबसे पहले तो समझते हैं कि वास्तव में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 4 पार्ट्स आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 4 पार्ट्स आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 पार्ट हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट। 1535 में क्या हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स जो है वो एक हो गए थे। इंग्लैंड और वेल्स जो है वो एक हो गए थे। कब हुए थे? 1535 के अंदर एक हो गए थे। फिर 1707 में क्या हुआ था, स्कॉटलैंड भी ज्वाइन हुआ। इंग्लैंड और वेल्स के अंदर क्या ज्वाइन हुआ, स्कॉटलैंड भी ज्वाइन हुआ, और अब बना ग्रेट ब्रिटेन। फिर क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन। फिर 1921 में नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ गया। इनमें 4 हो गए ना पार्ट अब। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बना, राइट। यानी आज का यूके एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है, एक ही वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरा यूके उसी से रन करता है। देखिए, सबसे पहली बात करें तो ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि बहुत पुराना लोकतांत्रिक सिस्टम। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे पुराना पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है। ओके, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और पहला लोकतांत्रिक सिस्टम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि संविधान की माँ हम कह सकते हैं, कहा जाता है। जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जहाँ पर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, रूल ऑफ लॉ, जो कि डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोकतंत्र, लोगों का राज, वो सब दुनिया में फॉलो होते हैं, तो वो सब ब्रिटेन से ही, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुए हैं, राइट। सब ने वहीं से फॉलो किया है। देखिए, इसका एक नेचर जो है वो बड़ा ही मिक्स्ड टाइप का नेचर है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से हम कह सकते हैं मिक्सचर है, जिसमें क्या है, राजा रानी, मोनार्की जिसे हम कहते हैं, राजा रानी, प्लस एरिस्टोक्रेसी जिसमें नोबल क्लास आ जाती है, एरिस्टोक्रेट क्लास आ जाती है, प्लस डेमोक्रेसी भी आ जाती है भाई, जहाँ पर पीपल का रूल चलता है ना। तो ये तीनों चीज़ का मिक्सचर है, ब्लेंड है। यानी कि किंग और क्वीन भी है जहाँ पर लॉर्ड्स और नोबल एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग भी हैं, और जहाँ पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए, ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो ये भी है। तो ये एक तरह का मिक्सचर है, राइट, यहाँ जहाँ पे तीनों चीज़ें पाई जाती है, तो बड़ा ही यूनिक है। इसके सैलेंट फीचर की अगर हम बात करें, मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली विशेषता यही आती है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने पढ़ा था, उसमें क्या है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है, बल्कि कस्टम्स, जो पुरानी परंपराएं, ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसी के आधार पर बेस्ड है। मतलब कुछ पार्ट्स लिखा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही अनरिटन है, नहीं, मेजरली अनरिटन हमें इसे बोलना चाहिए। कुछ पार्ट्स लिखा है, जैसे मैग्ना कार्टा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें तो लिखी हुई है, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो वो जो है नहीं लिखा हुआ है, राइट, ज़्यादातर अनरिटन है। इसे हम क्या बोलेंगे, ज़्यादातर अनरिटन बोलेंगे। ये इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है, टाइम के साथ डेवलप हुआ है, यानी कि एक ही दिन नहीं बन गया है, धीरे धीरे बना है, राइट। जैसे कि हम बात करें, एलिस एमेरी ने कहा है, क्या कहा है एलिस एमेरी ने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फॉर्मल लॉ, प्रेसिडेंट एंड ट्रेडिशंस, मतलब कानून प्लस पुरानी प्रैक्टिसेस प्लस ट्रेडिशंस का मिक्सचर है। इन्होंने क्या कहा है, एलिस एमेरी ने कहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जिसमें लॉ भी है, रूल भी है, प्लस क्या है, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं वो भी हैं, प्लस इसमें जो पुराने ट्रेडिशंस का मिक्सचर है, ये सब चीज़ें आती है, पुरानी प्रैक्टिसेस जो होती आ रही है, कस्टम्स, वो सब उसका ब्लेंड मिक्सचर है। फिर अगर हम बात करें कन्वेंशंस की, तो कन्वेंशंस क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कहाँ से मिलते हैं, स्रोत कहाँ से मिलते हैं, है ना, कन्वेंशन यानी परंपराएं। तो देखिए, ये रूल्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर है, लिखे हुए नहीं है, एक चली आ रही, शुरू से चली आ रही परंपरा, लोगों का ऐसा ही नेचर रहा होगा उस टाइम से, तो तब से
कोर्ट्स इन्हें इन्फोर्स नहीं करती हैं, लेकिन सब फॉलो करते हैं। कोर्ट्स नहीं कहती कि आप इस चीज़ को फॉलो करो या आपके ट्रेडिशन है, कोर्ट्स दबाव नहीं डालती है, लेकिन सब मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी परंपरा, ये चली आ रही है, हमें इसको मानना होगा। तो कोर्ट्स इन्हें लागू नहीं करवाती है, सब फॉलो करते हैं फिर भी, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ये उनकी परंपरा है और पब्लिक ओपिनियन से सपोर्टेड है। लोग जनमत का इसके साथ साथ जितनी भी जनता है ना वहाँ की, वो सब इस चीज़ को मानती है। तो किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं है कि बस इसको फॉलो करना है तो करना है तो करना है, नहीं, वहाँ के लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है। किंग और क्वीन हमेशा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस पर काम करेगा, ये चीज़ फिक्स है। किंग और क्वीन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस पर काम करेगा। मेजॉरिटी पार्टी जो है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परंपराओं से चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव का वो नहीं है। किंग जो है, ये हमने पढ़ा, किंग पीएम के कहने पर पार्लियामेंट डिसॉल्व करेगा। जो किंग है वो पीएम के कहने पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेगा, राइट। एंड देन कैबिनेट जो है, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कॉमन्स के सामने जितने भी लोग हैं, जनता वगैरह है, तो उनके सामने क्या लेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सब अनरिटन रूल्स हैं, ये सब लिखे नहीं गए हैं डॉक्यूमेंट में, ये सब ना मेंशन नहीं है कुछ, लेकिन ये सब मानते हैं, वहाँ का सिस्टम चला आ रहा है, तो लोग वहाँ के इस चीज़ को मान रहे हैं, राइट। अब हम बात करें कि ग्रेट चार्टर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेट चार्टर्स जो कि वास्तव में दस्तावेज के रूप में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन्हें कहा जाता है, ऐतिहासिक दस्तावेज, जिनमें क्राउन यानी क्या, राजा, ओके, क्राउन मतलब जो क्राउन होता है राजा के पावर्स और लोगों के राइट्स डिफाइन किए गए हैं इन चार्टर्स के अंदर। ये ग्रेट चार्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर्स में आता है मैग्ना कार्टा, जिसका ईयर याद रखना है 1215। मैग्ना कार्टा, इसमें क्या किया गया है, इसमें किंग के पावर लिमिट किए और सिटीजन्स को राइट्स दिए। कि मैग्ना कार्टा में जो राजा हैं उसके पावर्स को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है, ठीक है, और ज़्यादातर राइट्स किसको दिए गए हैं, पीपल्स को, सिटीजन्स को दिए गए हैं। फिर आता है पिटीशन ऑफ राइट्स, जिसका ईयर क्या है 1628, पिटीशन ऑफ राइट्स। फिर आता है बिल ऑफ राइट्स 1689। ये सब बिल ऑफ राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स ये डॉक्यूमेंट ने मोनार्की को लिमिट करके डेमोक्रेसी को ग्रो किया। अगर हम कहें ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी कब से ग्रो होने लगी, तो बिल ऑफ राइट्स 1689 के बाद से जो है मोनार्की को लिमिट करके डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए बिल ऑफ राइट ने फोर्स किया, राइट। अब स्टैट्यूट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कानून की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ जो होते हैं वो स्टैट्यूट्स कहलाते हैं। ये रिटन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें वास्तव में पार्लियामेंट लिखता भी है, राइट। जैसे कि हबीज कॉर्पस एक्ट आता है 1679 के अंदर, हबीज कॉर्पस एक्ट 1679। देन जिसको पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी खुद की स्वतंत्रता। फिर स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, ओके। देन मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट, ये सब तो नाम है इनके, 1937। देन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1948 और अदर्स, राइट। ये सब स्टैट्यूज हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये कुछ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए स्टैट्यूज हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ क्या होता है, एक जैसा कानून, सेम कानून, राइट। देखिए कॉमन लॉ मतलब ये जज मेड लॉ है, जज मेड लॉ है, कोर्ट्स के डिसीजन से बना है, कोर्ट्स ने बनाया है कॉमन लॉ। गवर्नमेंट और सिटीज़न के रिलेशन के बेसिक रूल्स इसी से आए हैं कि गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच का जो आपसी संबंध है ना, उसका क्या रूल रेगुलेशन है वो यहीं से आए हैं। डॉक्टर ओग कहते हैं, डॉक्टर ओग ने कहा कि कॉमन लॉ इज़ द वास्ट बॉडी ऑफ लीगल प्रेसेप्ट एंड यूजेस डेवलप्ड थ्रू सेंचुरीज। यानी कि ये एक तरीके से कॉमन लॉ क्या है, एक बहुत वास्ट बॉडी है, लीगल है बहुत ही, क्योंकि कानून ने बनाया है, ठीक है, जुडिशरी जज मेड है, डेवलप्ड हुई है, सेंचुरीज से आया है, तो ये कहा गया है, राइट। अब हम बात करें लीगल कमेंटरीज की बात कर लेते हैं। तो ये बुक और राइटिंग्स जो है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने लिखी है, जो इम्पोर्टेंट लीगल कमेंटरीज होती है। फेमस बुक्स क्या हो गई, सबसे पहले एवी डाइसी की बुक की बात करें, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्पॉर्टेंट बुक है ये, एवी डाइसी की है।
फिर बैगेट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, बैगेट की बुक्स। फिर ब्लैकस्टोन की बुक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद करनी है। फिर ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, लचीला बहुत है। यानी कि हम कह सकते हैं, ये तो हमने देखा प्रैक्टिकल वर्किंग्स, जो हम लीगल कमेंट्रीज कॉमन लॉ को समझने के लिए ये सब चीज़ के लिए बुक्स लिखी गई हैं, जो कि रिटन है वास्तव में। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। थर्ड फीचर इसका हम देखें तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है, मतलब इजीली अमेंड हो सकता है ना। हम लचीला क्यों बोलेंगे? जब उसमें हम आराम से रिफॉर्म कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें, कुछ जैसे अमेरिका में तो नहीं कर सकते थे, हमने देखा था बड़ा ही रिजिड प्रोसेस है। लेकिन अब तक तो सिर्फ अमेरिका में 27 हुए हैं, लेकिन क्या है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा ही लचीला है। पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों को सेम प्रोसेस से पास कर सकती है। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ को भी पास कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। पार्लियामेंट वहाँ पर बहुत पावरफुल है, कोई अलग अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं है वहाँ पर यूएसए के जैसे, इसीलिए इसमें नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक बात बहुत ध्यान रखनी है, ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में नो डिफरेंस, ये बात याद रखना है। दोनों सेम है, मतलब बराबर हैं, एक जैसे हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। फिर हम बात करते हैं यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है यूनाइटरी है। यूके एक यूनाइटरी स्टेट है। स्टेट मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट इज़ अ कंट्री। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा ही यूनाइटरी है, एकात्मक हम कह सकते हैं ना। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, जैसे लंदन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर्स है। तो सेंटर बहुत पावरफुल जहाँ होता है वहाँ यूनाइटरी, सारी पावर्स यूनाइटेड होती है, एक जगह कंसंट्रेटेड होती है। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं। लोकल गवर्नेंस इंसान क्यों बनाएगा? लोकल कंट्री तभी तो बनाएगी जब भाई नीचे वाले काम आसानी से बस लोकल लेवल पे ख़त्म हो जाए और ऊपर वाले पे बर्डन ना आए। तो बस उस कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए, लेकिन ज़्यादातर पावर्स, ज़्यादातर जो है सब कुछ यूनाइटरी है। तो ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ यूनाइटरी स्टेट, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, सेंटर चाहता है ना अगर, तो उन्हें अबॉलिश भी कर सकता है। जो नीचे के कानून होते हैं, लोकल गवर्नेंस वगैरह होती है, तो सेंटर के हाथ में है भाई सब पावर। वो चाहे तो लोकल गवर्नेंस जितनी भी बनी हुई है उसको अबॉलिश कर सकता है, कभी भी बोल सकता है भाई हो गया ऐसा। तो सब कुछ किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है, लोकेटेड एट लंदन, ये बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यूके के अंदर। भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर आता है प्लस कैबिनेट। तो हमने भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से, इसीलिए सिमिलर आपको लगेगा इंडिया के जैसा। तो पीएम प्लस प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और जो कैबिनेट लेजिस्लेचर होती है वो सब, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, इनमें से ही आता है। जितने भी कैबिनेट है वो किस में से आएगा? लेजिस्लेचर में से आएगा। एग्जीक्यूटिव किस में से आएगी? इंपॉर्टेंट बात है, एग्जीक्यूटिव कहाँ से आएगी? लेजिस्लेचर से आएगी। ये बात याद रखने की बात है कि ब्रिटेन के अंदर एग्जीक्यूटिव किस में से निकल कर आता है? लेजिस्लेचर में से निकल कर आता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल भी होता है। जो ये एग्जीक्यूटिव है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए, यानी लेजिस्लेचर के लिए। क्योंकि ऐसा मान लीजिए, ये देखिए ये लेजिस्लेचर है और ये छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूटिव है, तो अब जो छोटा होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? बड़े पार्ट के लिए। तो बस वैसे समझने के लिए याद रखना है हमें, राइट। मेन फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कि किंग क्वीन नॉमिनल हेड है, सिर्फ सिंबल है, वो एक सिंबल के तौर पे भाई किंग है, अपनी इज्जत है किंग क्वीन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनल, नाम मात्र का, बस नाम के लिए है। ठीक है, नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है? हमें पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वहाँ का इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट। नाउ जो किंग है वो एकदम सेम इंडिया में जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वैसे ही है। बट रियल में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन से हमने ये लिया है सिस्टम, तो ब्रिटेन का भी तो सेम होगा। फिर बात करते हैं द पार्टी विच सिक्योर्स, यानी कि पीएम और कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है ना, वो रियल एग्जीक्यूटिव है। वास्तव में तो पीएम ही काम करता है, वास्तव में तो कैबिनेट ही काम करता है। तो वो लोग क्या हैं? रियल कार्यपालिका हैं।
मेजॉरिटी पार्टी का लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, बिल्कुल, जो जीत कर आएगा वही बनेगा। कैबिनेट कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैबिनेट है वो सारे अपने मिनिस्टर के साथ कलेक्टिवली और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, जो कि जनता का कानून, जनता का हाउस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जनता उसे चुनकर भेजती है। बिल्कुल सही बात है, जनता ही चुनकर भेजेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किंग पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है। किन के कहने पर? प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा ना किंग को कि भाई पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दो तो कर सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। मिनिस्टर्स भी एमपीज होते हैं, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है इस चीज़ से। जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, मिनिस्टर्स क्या होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इससे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा, राइट। अब हम अगर बात करें सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की, संप्रभुता, पार्लियामेंट सुपीरियर है भाई, देखिए संप्रभु है, मतलब पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, किसी लॉ को कभी भी बदल सकती है, बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। डी लॉमे ने कहा है एक बात, द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्वेश्चन में भी आ सकता है। किसने कहा है? डी लॉमे ने कहा है कि एक नर को नारी और नारी को नर बनाने के अलावा पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बाय डी लॉमे, राइट। अब देखिए, जुडिशरी पार्लियामेंट के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कौन सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो भाई जुडिशरी कैसे उसके बनाए हुए कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है? ये कोई यूएसए थोड़ी है जो जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। ब्रिटेन में नो जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है, नो जुडिशियल रिव्यू, नो, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एक फीचर आता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। क्या है? एवी डाइसी ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। इसके 3 मेन पॉइंट्स हम देखेंगे। एवी डाइसी ने अपनी बुक 1885 में द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर। कोई भी आदमी बिना कानून तोड़े, मतलब बिना कानून तोड़े पनिश नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसने कानून तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, बिल्कुल उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उस बेचारे ने अगर कुछ किया ही नहीं तो फालतू में उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर, मनमाने तरीके से आप अपनी मनमर्जी से किसी को भी जेल में नहीं ना डाल सकते हो। फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। रिच पुअर सब लॉ एक समान है, इक्वल है, बराबर हैं, इक्वालिटी है भाई। रिच पुअर जो भी ऑफिशियल, हाई लॉ ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सारी क्लासेस, ऑर्डिनरी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज वगैरह सब इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सामने समानता दिखाई जाएगी। थर्ड बात आती है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स कोर्ट डिसीजन से मिलते हैं, कोर्ट्स के डिसीजन से मिलते हैं सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलते हैं। सिटीजन्स के राइट्स कोर्ट डिसीजन से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमेसी किसकी है? इंडिविजुअल राइट्स की है, ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ब्रिटेन की एक और फीचर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, जहाँ पर यूके में अभी भी मोनार्की सिस्टम है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन लिमिटेड मोनार्की है, राजतंत्र है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। किंग क्वीन रिजाइन बट डज नॉट रूल। किंग क्वीन रह सकते हैं, वो कर्ज रिगेन कर सकते हैं, सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन वो जो है ना रूल नहीं कर सकते। सिर्फ वो एक सिंबल, हमने पहले ही पढ़ा था, सिंबल के तौर पे है कि भाई हमारे यहाँ राजा है, बस हम अपनी उन राजा की रिस्पेक्ट करते हैं। वो रूल नहीं करते हैं, अब रूल नहीं चलता उनका। मोनार्की तो एबॉलिश है ना वैसे तो, बस एक सिंबल के तौर पर है। रियल पावर सारी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है यूके के अंदर, और किसको मिलती है? और कैबिनेट को मिलती है सारी पावर्स। कैबिनेट पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैबिनेट होता है वो किसके सामने रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट के सामने, यानी लेजिस्लेचर के सामने। इसीलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पर। किसकी मोनार्की है? संवैधानिक राजतंत्र है, कि संविधान भी चलेगा और मोनार्की भी चलेगी। फेमस इंपॉर्टेंट एक लाइन है, द किंग इज, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोला जाता है
कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, इट मीन्स दैट द पर्सन हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन इज डेड बट द इंस्टीट्यूशन किंगशिप सर्वाइव्स। यानी कि जो राजा है वो जाता आता रहता है, लेकिन जो राजा का राजतंत्र है वो हमेशा रहेगा, किंगशिप बनी रहेगी, राइट। इंस्टीट्यूशन को इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि चेयर को इंपॉर्टेंस दी गई है, व्यक्ति को नहीं दी गई है। यहाँ पर कहने का मतलब है राजा आता है जाता है, ठीक है, लेकिन जो किंगशिप है, उसका क्राउन है, वो रहे। लॉन्ग लिव द किंग, राइट। वैसे ही जो राजा है वो मोनार्की है और जो इंस्टीट्यूशन वो है क्राउन। ओके, किंग इज द मोनार्क बट द क्राउन इज द इंस्टीट्यूशन। एंड यहाँ पर ब्रिटेन में किंगशिप को, राजा के राजतंत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट फीचर हम पढ़ते हैं बाइकैमरलिज्म का, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे अपर हाउस कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? HOL, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है, यानी कि एक बिग हाउस। और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? लोअर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ओल्डेस्ट सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, राइट। लॉर्ड्स, नोबल्स, बड़े बड़े लोग, बिशॉप्स होते हैं इसमें, जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, ये ज़्यादा हेरिडिटरी और अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। अराउंड 677 समथिंग मेंबर्स इसमें हैं। एरिस्टोक्रेट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि भाई ब्रिटेन के अंदर तो एरिस्टोक्रेट्स लोग, नोबल का राज है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा हो गया तो वो हाउस ऑफ एल हो गया ब्रिटेन में, हमारे यहाँ लोकसभा हो गया तो वो हाउस ऑफ कॉमन हो गया ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन एक लोअर हाउस है। रियल पावर यहीं हो सकती है, यहीं रहती है। मेंबर्स लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। टोटल 659 सीट्स इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए है मिलाकर। यही गवर्नमेंट बनाता है और यही गवर्नमेंट गिराता है, ये बात ध्यान रखनी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आज हमने सैलिएंट फीचर पढ़े ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।